शादी कराने के लिए अंगूठा टेप ब्राह्मण की डिग्री मान्य है, पढ़े लिखे आदमी की बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट की डिग्री मान्य नहीं है। तो फिर पंडित बेवकूफ बना करके फिर शादी करवाता है, फिर लेता है। तो जिंदा वाला मामला है, ऐसे बहुत माल लेता है जिंदा जिंदा रहते, और मरने के बाद भी नहीं छोड़ता है। मरने के बाद हमारा आदमी जाता है पंडित के पास और कहता है, पंडित जी पिताजी तो चले गए। पंडित कहता है चले गए, हाँ तो फिर नहीं तो देखो पिताजी की आत्मा को शांति मिल गई है कि नहीं मिली है, थोड़ा पता करो। अब पंडित जी अगर कह दे कि पिताजी की आत्मा को शांति मिल गई, रोजी बंद। तो पंडित क्या कहता है, हटा कराइए। हटा कराइए तो क्या होगा, अरे किसी दिन तुम्हें ही आकर परेशान करेंगे। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि हमारे लोग कैसे सोचते हैं कि जो पिताजी अच्छा नहीं खाए हमको अच्छा खिलाए, खुद अच्छे कपड़े नहीं पहने हमको अच्छे कपड़े पहनाए, खुद बहुत कष्ट उठाए कि हम पढ़ लिख करके अच्छे आदमी बड़े आदमी बन जाए, जिंदा रहते हो पूरा त्याग किए कि हम बड़े आदमी बने, और मरने के बाद वो पिताजी की आत्मा हमें ही आकर पकड़ेगी। ये कौन सी आत्मा है भाई पिताजी की, हमको तो आज तक समझ में नहीं आया। और अगर आत्मा में इतना ही दम था तो हमारे दुश्मन को जाकर पकड़ लेती। अगर आत्मा में इतना ही दम है तो हमारे दुश्मन को जाकर पकड़ती, हमें क्यों पकड़ेगी हमारे पिताजी की आत्मा? हमें तो नहीं पकड़ना चाहिए, हमारे दुश्मन को पकड़ना चाहिए। लेकिन पंडित जी बताते तुम्हारा गला पकड़ेगी, अगर वो कह दे तुम्हारे दुश्मन का गला पकड़ेगी, हम तो खुश हो जाए, अच्छा भटक रही है, कम से कम हमारे दुश्मनों से पिताजी ही लड़ते रहेंगे, हमें लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम तो खुश हो जाएंगे। लेकिन पंडित जानता है इससे तो दक्षिणा मिलेगा नहीं। दक्षिणा तो तब मिलेगा जब कहेंगे भटक रही है। तो भटक रही है तो क्या करना होगा? कमजोर आदमी है तो कम से कम 11 ब्राह्मण खिलाना पड़ेगा, मजबूत आदमी है उससे थोड़ा ज्यादा तो 21 ब्राह्मण खिलाना पड़ेगा, और ज्यादा मजबूत आदमी है तो 51 ब्राह्मण खिलाना पड़ेगा, और ज्यादा मजबूत आदमी है तो 101 ब्राह्मण खिलाना पड़ेगा। कभी कभी इतने ब्राह्मण खिलाने के लिए पंडित बोल देता है कि उतने ब्राह्मण उस गांव के चारों छत्रपति साहू महाराज जन्मदिन और जाति आधारित जनगणना जागृति अभियान एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन जो वाराणसी में होने जा रहा है, उसकी तैयारी के अंतर्गत ये आगरा मंडल स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में कई विषय चर्चा के लिए रखे गए हैं, जिसमें एक विषय है छत्रपति साहू महाराज के विचारों की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है, एक आकलन। साहू फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा ही पिछड़े वर्ग को उनके हक अधिकार दिला सकती है, एक चर्चा। जाति आधारित जनगणना क्यों जरूरी है, शासक वर्ग जाति जनगणना क्यों नहीं करना चाहता है, क्या जाति आधारित जनगणना से जातिवाद बढ़ेगा, अथवा मनवादियों द्वारा ओबीसी को उनके वास्तविक मुद्दों और वास्तविक लड़ाई से भटकाने के लिए ही हिंदू मुस्लिम के विवाद खड़े किए जाते हैं, एक आकलन। नरेंद्र मोदी जी द्वारा वोट लेने के लिए खुद को ओबीसी बताना और फिर जानवरों की गिनती करना मगर ओबीसी की गिनती ना करना ओबीसी के साथ धोखेबाजी है। ऐसे कई विषय आज के इस मंडल स्तरीय कार्यक्रम में रखे गए। साथियों, सबसे पहले तो ये बात जानने और समझने की है कि इस देश में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, खासतौर से ओबीसी समाज के लोग हैं, उनकी जो आबादी है वो देश में 52%। 52% का मतलब यह है कि आधे से 2% ज्यादा पिछड़े वर्ग के लोगों की आबादी देश में है। जो आधे से 2% जिस पिछड़े वर्ग की आबादी है, आजादी के 75 साल में उन पिछड़े वर्ग के लोगों की गिनती तक नहीं होती। देश में जानवरों की गिनती होती है, कुत्तों की गिनती होती है, हिजड़ों की भी गिनती होती है, मगर पिछड़ों की गिनती नहीं होती। कभी कभी मैं अपने पिछड़े वर्ग के लोगों से पूछता, पढ़े लिखे लोगों से ये बात पूछता हूं कि दुनिया में कितने अजूबे, तो हमारे पढ़े लिखे लोग, पिछड़े वर्ग के लोग जवाब देते हैं कि दुनिया में 7 अजूबे। तो हमने कहा अपनी तरफ नहीं देखा क्या? बोले अपनी तरफ देखने का क्या मतलब है? हमने कहा दुनिया के 8वें अजूबे कोई और नहीं है, वो हम पिछड़े वर्ग के लोग हैं। और ऐसा मैं क्यों कहता हूं? ऐसा कहने के पीछे का कारण है, पर्पज है, ऐसा इसलिए कहता हूं कि जिस देश में लोकतंत्र लागू और वोट के आधार पर सरकार बनती है, उस देश में पिछड़े वर्ग की आबादी आधे से भी 2% ज्यादा है। वो भी 1931 की जनगणना का आंकड़ा है।
अगर आज की तारीख में ये जनगणना हो तो ये आबादी 60% के आसपास हो सकती है। इतनी बड़ी जो आबादी वाले लोग हैं, आजादी के 75 साल में देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, हिजड़ों की गिनती हुई, मगर पिछड़ों की गिनती नहीं। ये भी बात कम से कम मैं रोज बोलता कि देश में जानवरों की गिनती होती है, कुत्तों की गिनती होती है, हिजड़ों की गिनती होती है, मगर पिछड़ों की गिनती नहीं होती। ये बात बोलने के पीछे का भी मकसद, क्योंकि जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों का दिमाग है वो धक्का मारो गाड़ी है, उसको पहले धक्का लगाना पड़ता है तब वो स्टार्ट होती है, मगर धक्का लगा के ओबीसी के लोगों का दिमाग चलता ही नहीं, क्योंकि लोग हमारे हैं मगर हमारे लोगों के दिमाग पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया। तो ब्राह्मण जितना धक्का लगाता है उतना चलता है, ब्राह्मण जितना बताता है उतना चलता है। अपने हक अधिकार के बारे में हमारे लोगों का दिमाग चलता नहीं है, वो धक्का मारो गाड़ी है। तो जब मैं कहता हूं कि जानवरों की गिनती होती है, कुत्तों की गिनती होती है, हिजड़ों की गिनती होती है, मगर पिछड़ों की गिनती नहीं, तो थोड़ा धक्का पिछड़े वर्ग के लोगों के दिमाग पर लगता है कि अरे यार हमारी स्थिति लग रहा है आजादी के 74 साल में जानवरों से बदतर हो गई है, कुत्तों से बदतर हो गई है, हिजड़ों से भी बदतर हो गई है। थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो पिछड़े वर्ग के लोग थोड़ा थोड़ा अभी सोचने लगे। 25 मई को हम लोगों ने भारत बंद किया जाति जनगणना को लेकर के, तो देश भर में पिछड़े वर्ग के लोग सड़कों पर आए। तो अभी थोड़ा थोड़ा पिछड़े वर्ग के लोग सोचने लगे हैं, क्योंकि उनके दिमाग की गाड़ी जो बंद पड़ी थी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा उसको धक्का मारने का काम कर रहा है। तो स्टार्ट हो रही, धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है, और वो अपने तरीके से अभी सोचना धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं। देश भर से मुझे पिछड़े वर्ग के लोगों पे टेलीफोन आते कि मैंने आपकी स्पीच यूट्यूब पे सुना है, आपकी स्पीच फेसबुक पे सुना है, और हम आपका नंबर कई दिन से खोज रहे थे और खोजते खोजते मिल गया है, इसलिए आपको बात कर रहा है। तो इससे मुझे ये बात समझ में आ रही है, जो बात जो मैं धक्का लगाना चाहता था वो धक्का लग भी रहा है, और इसका असर भी पिछड़े वर्ग के लोगों पर हो रहा है। क्योंकि पिछड़े वर्ग के लोगों की बहुत बड़ी समस्या है। वो बहुत बड़ी समस्या क्या है? पिछड़े वर्ग के लोगों की देश में जो सबसे बड़ी समस्या है, वो सबसे बड़ी समस्या ये है कि पिछड़े वर्ग की क्या समस्या है, यही पिछड़े वर्ग के लोग नहीं जानते। यही पिछड़े वर्ग की सबसे बड़ी समस्या है कि पिछड़े वर्ग की समस्या क्या है, यही नहीं जानते। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। और ये क्यों नहीं जानते? ये क्यों नहीं जानते? ये इसलिए नहीं जानते कि हमारे जड़ें कहां हैं, हमारी जड़ कहां है, वो नहीं जानते। जड़ अलग है, और कलम करके उसमें दूसरा पेड़ लगा दिया। जड़ अलग है, कलम करके दूसरा पेड़ लगा दिया। अब फल दूसरा आ रहा है, जड़ दूसरा है। कलम होता है ना, कलमी आम कैसे बना? देसी आम को कलम करके कलमी बनाया ना उसको, तो कलम किया मतलब जड़ दूसरे की, टहनी दूसरे की लाकर उस पर जोड़ दिया, तो फल दूसरे का आ रहा है, खाद पानी दूसरे से जा रहा है। तो वैसे ही जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनकी जड़ कहां है, उस जड़ के बारे में वो लोग नहीं जानते। जड़ के बारे में नहीं जानते, इसका मतलब ये है अपने इतिहास के बारे में नहीं जानते, अपने विरासत के बारे में नहीं जानते, अपने पुरखों पूर्वजों की लड़ाई के बारे में नहीं जानते। और जब नहीं जानते तो ब्राह्मण लोग जो बताते हैं वो मान लेते हैं, और जब मान लेते हैं तो उसका खामियाजा भी आजादी के 75 साल से भुगतने का काम पिछड़े वर्ग के लोग देश में कर रहे हैं। तो इसलिए पिछड़े वर्ग के लोगों को उनका इतिहास क्या है, उनका विरासत क्या है, क्योंकि जो इतिहास है, जो विरासत है, वो पूरी होती।
किसी व्यक्ति का, किसी समाज का जो इतिहास होता है वो उसका गौरव तय करता है, उसका मान सम्मान तय करता है। अगर मान लो राजा के राजमहल में कोई लड़का पैदा हो तो राजकुमार होता है। राजा का लड़का अगर राजमहल में पैदा हो तो राजकुमार होता है। लेकिन राजा का लड़का हो मगर लावारिस कहीं मिल जाए तो है तो राजा का ही लड़का, मगर लावारिस मिल गया, उसका इतिहास राजा से कट गया। और जब राजा से उसका इतिहास कट गया तो लावारिस हो गया, वो राजकुमार नहीं होता है। तो इतिहास का बहुत बड़ा मामला है। लेकिन जब हम लोग इतिहास बताते हैं तो पिछड़े वर्ग के लोगों को गुमराह करने के लिए पंडित लोग आते हैं और क्या कहते हैं, अरे अब गड़े मुर्दे उखाड़ने की क्या जरूरत है, क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ने के चक्कर में पड़े हुए हो। तो हमारे लोग भी सोचते हैं पंडित जी की बात सही लग रही है, गड़े मुर्दे उखाड़ने की क्या जरूरत है। मैंने कहा अरे भाई गड़े मुर्दे उखाड़ने जब किसी की मौत संदिग्ध परिस्थिति में हो जाती है तो जांच बैठती है, मरने का कारण क्या है ये पता लगाना पड़ता है। तो पता लगाने के लिए क्या किया जाता है, जो मुर्दा गाड़ दिया गया है उसको उखाड़ा जाता है, उसका डीएनए टेस्ट किया जाता है, उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, जो वो करने लायक होता है वो किया जाता है। और ये जानकारी निकाली जाती है कि आखिर ये जिंदा आदमी मुर्दा कैसे हो गया, इसके बारे में जानकारी निकाली जाती है। तो गड़े मुर्दे उखाड़ना जरूरी है अगर हम जानना चाहते हैं कि अगर हमारे पुरखे पूर्वज इस देश के हुक्मरान थे, इस देश के राजा थे और भारत को विश्वगुरु बनाने का काम किया, भारत को सोने की चिड़िया बनाने का काम किया, अखंड भारत बनाने का काम किया। अफगानिस्तान तक भारत का बॉर्डर था, मौर्यकालीन इतिहास का नक्शा उठाकर देख लो। तो सवाल यह है, हमारे जिन पुरखों ने भारत को विश्वगुरु बनाया, भारत में नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी बनाई, आज आप में से, हम में से किसी का बच्चा अगर अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़े तो पूरे मोहल्ले में जहां जाओगे बड़े गर्व के साथ बताओगे कि हमारा एक बच्चा अमेरिका में पढ़ता है। और ये हमारे पुरखों का समय था, हमारे पूर्वजों का समय था, जब दुनिया के लोग इस बात पर गर्व करते थे कि उनका बच्चा भारत की नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। इस बात पर दुनिया के लोग गर्व करते थे। वो हमारा गौरवशाली इतिहास है, वो हमारी गौरवशाली विरासत है। आखिर वो गौरवशाली इतिहास और विरासत हमसे कैसे छिन गई, बड़ा मामला। और आज क्यों हम लोग असहाय हो गए, आज हम अपनी गिनती कराने लायक नहीं रहे। आज हम आरक्षण हमारे पुरखों ने सबसे पहले देश में लागू किया। आज हर जाति बिरादरी के लोग आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं। बैकवर्ड क्लास के लोग तो लड़ ही रहे हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग लड़ ही रहे हैं, आदिवासी लोग लड़ ही रहे हैं। और जिनका 80% प्रशासन में कब्जा है उन्होंने भी अपने लिए 10% आरक्षण लागू कर लिया। मतलब आरक्षण के लिए सब लोग लड़ रहे हैं। लेकिन जिनकी वजह से आरक्षण लागू, एक तो जिन्होंने सबसे पहले अपने राज्य में आरक्षण लागू किया छत्रपति साहू महाराज, और दूसरे जिन्होंने पूरे देश में संविधान में आरक्षण दिया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। क्या आरक्षण की लड़ाई जो लोग लड़ रहे हैं, क्या वो छत्रपति साहू महाराज के बारे में जानते हैं? क्या वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जानते? क्या उनको मानते? आरक्षण चाहिए, लेकिन आरक्षण के बारे में जानकारी नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे पुरखे पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास है, गौरवशाली लड़ाई है। हमें समझना पड़ेगा इस बात को, हमें जानना पड़ेगा इस बात को। और सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि पिछड़े वर्ग के लोग ही अपने महापुरुषों को नहीं जानते। आधुनिक भारत में सबसे पहले अगर संगठन बनाने का काम किसी ने किया, जागृत करने का काम किसी ने किया, लड़ाई लड़ने का काम किसी ने किया, तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने किया। 1848 में उन्होंने अपनी आजादी की लड़ाई को शुरू किया और उन्होंने कहा तुम्हारे दो दुश्मन हैं। कौन कौन है? एक सेठ जी तुम्हारे दुश्मन है, एक भट्ट जी तुम्हारे दुश्मन।
तो सेठ जी क्यों दुश्मन है और भट्ट जी क्यों दुश्मन है? तो भट्ट जी इसलिए दुश्मन है कि भट्ट जी बेवकूफ बनाकर खाते, तुम मेहनत करके खाते हो, तुम कुदाल चलाते हो, फावड़ा चलाते हो, हल चलाते हो, बैल चलाते हो, मेहनत करते हो, तुम मेहनत करके खाते हो। और भट्ट जी मतलब ब्राह्मण बेवकूफ बना के खाता है। कैसे? बच्चा हमारे घर में पैदा हुआ, शेड्यूल कास्ट के लोग थोड़ा सुधर गए, कम पूछते, एकदम से नहीं सुधरे हैं, मैं जानता हूं पूरी तरीके से नहीं सुधरे हैं, थोड़ा सुधर गए, मगर ओबीसी के लोग ज्यादा बिगड़े हुए हैं। शेड्यूल कास्ट के लोग थोड़ा सुधरे हुए हैं और ओबीसी के लोग ज्यादा बिगड़े हुए हैं, उनका दिमाग ज्यादा ब्राह्मणों ने खराब करके रखा। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मणों के टच में ज्यादा है। शेड्यूल कास्ट को ब्राह्मणों ने अछूत घोषित किया तो उनसे थोड़ा दूरी बन गई, ओबीसी को सछूत घोषित किया तो थोड़ा नजदीकी ज्यादा है। नजदीकी ज्यादा जब ब्राह्मणों से रहेगी दिमाग ज्यादा खराब होगा, जिसकी थोड़ा दूरी है उसका दिमाग थोड़ा कम खराब है, और जिसकी ज्यादा नजदीकी है उसका दिमाग ज्यादा खराब है। तो ओबीसी का आदमी जब बच्चा पैदा होता है उसके घर में, तो पंडित जी के पास जाता है और पंडित जी को पूछता है कि हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ, क्या नाम रखा? तो पंडित पूछता है कौन से दिन पैदा हुआ? तो अगर बुध के दिन पैदा हुआ तो बुद्धू राम नाम है। और फिर पूछता है नक्षत्र ठीक है जिस नक्षत्र में पैदा हुआ, कि कोई खतरा तो नहीं? अब अगर पंडित कह दे नहीं ठीक नक्षत्र में ग्रह में पैदा हुआ, पंडित की रोजी रोटी बंद हो जाएगी। इसलिए पंडित कहता है खतरा तो बहुत है, नक्षत्र ठीक नहीं है जिस नक्षत्र में पैदा हो, क्या करना पड़ेगा? पंडित जी कोई उपाय निकालो। पंडित जी कहते उपाय तो है लेकिन थोड़ा खर्चा आएगा। उपाय है मगर थोड़ा खर्चा आएगा। तो क्या खर्चा आएगा? तो मैं आइटम नोट करके दे देता हूं, इतना इतना आइटम खरीद लेना, फला तारीख को इतने बजे से मैं पूजा शुरू करूंगा, और फिर इतना इतना दक्षिणा का इंतजाम कर देना, क्योंकि खतरा ज्यादा है। इसलिए एक ब्राह्मण से काम नहीं चलेगा, तो हम कई ब्राह्मण जुट करके करेंगे, उसको खतरा डालेंगे, तो हमारा आदमी फंस जाता है जहां से, तो बेवकूफ बना के लूट लेता है। बच्चे को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बना दिया, अब लड़का भी एमबीबीएस डॉक्टर है, लड़की भी एमबीबीएस डॉक्टर है। लेकिन अब समस्या यह है कि लड़का भी एमबीबीएस डॉक्टर, लड़की भी एमबीबीएस डॉक्टर, लेकिन शादी करने और कराने के लिए डॉक्टर की डिग्री थोड़े ही मांगना है। उसका बाप कितना पढ़ा लिखा हो, उसका भाई कितना पढ़ा लिखा हो, उसका चाचा ताऊ कितना पढ़ा लिखा हो, उसकी डिग्री मान्य नहीं है। शादी कराने के लिए अंगूठा टेक ब्राह्मण की डिग्री मान्य है, पढ़े लिखे आदमी की बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट की डिग्री मान्य नहीं है। तो फिर पंडित बेवकूफ बना करके फिर शादी करवाता है, फिर लेता है। तो जिंदा वाला मामला है, ऐसे बहुत बाल लेता है, जिंदा जिंदा रहते, और मरने के बाद भी नहीं छोड़ता है। मरने के बाद हमारा आदमी जाता है पंडित के पास और कहता है पंडित जी पिताजी तो चले गए। पंडित कहता है चले गए, हाँ तो फिर? नहीं तो देखो पिताजी की आत्मा को शांति मिल गई है कि नहीं मिली है, थोड़ा पता करो। अब पंडित जी अगर कह दे कि पिताजी की आत्मा को शांति मिल गई, रोजी बंद, तो पंडित क्या कहता है? घटा कराइए। जब घटा कराइए तो क्या होगा? अरे किसी दिन तुम्हें ही आकर परेशान करेंगे। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि हमारे लोग कैसे सोचते हैं कि जो पिताजी अच्छा नहीं खाए हमको अच्छा खिलाए, खुद अच्छे कपड़े नहीं पहने हमको अच्छे कपड़े पहनाए, खुद बहुत कष्ट उठाए कि हम पढ़ लिख करके अच्छे आदमी बड़े आदमी बन जाए, जिंदा रहते हो पूरा त्याग किए कि हम बड़े आदमी बने, और मरने के बाद वो पिताजी की आत्मा हमें ही आकर पकड़ेगी। ये कौन सी आत्मा है भाई पिताजी की? हमको तो आज तक समझ में नहीं आया। और अगर आत्मा में इतना ही दम था तो हमारे दुश्मन को जाकर पकड़ लेती। अगर आत्मा में इतना ही दम है तो हमारे दुश्मन को जाकर पकड़ती, हमें क्यों पकड़ेगी हमारे पिताजी की आत्मा? हमें तो नहीं पकड़ना चाहिए, हमारे दुश्मन को पकड़ना चाहिए।
लेकिन पंडित जी बताते तुम्हारा गला पकड़ेगी, अगर वो कह दे तुम्हारे दुश्मन का गला पकड़ेगी, तुम तो खुश हो जाएगा, अच्छा है भटक रही है, कम से कम हमारे दुश्मनों से पिताजी ही लड़ते रहेंगे, हमें लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम तो खुश हो जाएंगे। लेकिन पंडित जानता है इससे तो दक्षिणा मिलेगा नहीं, दक्षिणा तो तब मिलेगा जब कहेंगे भटक रही है। तो भटक रही है तो क्या करना होगा? कमजोर आदमी है तो कम से कम 11 ब्राह्मण खिलाना पड़ेगा, मजबूत आदमी है उससे थोड़ा ज्यादा तो 21 ब्राह्मण खिलाना पड़ेगा, और ज्यादा मजबूत आदमी है तो 51 ब्राह्मण खिलाना पड़ेगा, और ज्यादा मजबूत आदमी है तो 101 ब्राह्मण खिलाना पड़ेगा। कभी कभी इतने ब्राह्मण खिलाने के लिए पंडित बोल देता है कि उतने ब्राह्मण उस गांव के चारों तरफ इलाके में होते नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों की आबादी देश में केवल 3.5% है। कई बार जब विधानसभा लोकसभा के इलेक्शन होते तो ब्राह्मण क्या कहते, इस विधानसभा में हमारा 60,000 वोट है, इस विधानसभा में हमारा 40,000 वोट है। हमने कहा अरे भाई 60,000 40,000 तो बाद में बताओ, पहले ये बताओ कि इस विधानसभा में तुम्हारा गांव कौन सा है, ब्राह्मण का कौन सा गांव है, एक गांव बताओ जिसमें केवल ब्राह्मण रहते हैं, बताओ। तो किसी विधानसभा में ब्राह्मण का गांव नहीं होता है। हाँ, गांव का नाम जरूर होता है। क्या नाम होता है? पांडेपुर, दुबेपुर, चौबेपुर, ये गांव का नाम होता है। लेकिन जब गांव के अंदर जाओगे तब पता चलेगा 4 घर ब्राह्मण। गांव का नाम क्या है? पांडेपुर। और जब गांव के अंदर जाओगे तो 4 घर ब्राह्मण, और वो 4 घर जो है वो एक ही घर थे, 4 भाई थे, अलग अलग हो गए, इसलिए 4 घर। तो ब्राह्मणों की संख्या देश में है नहीं। तो जब हमारे आदमी को 101 ब्राह्मण खिलाने का मामला आता है तो क्या कहता है? पंडित जी इतने ब्राह्मण ढूंढने से इलाके में मिल नहीं रहे, उसकी नई समस्या खड़ी हो जाती है। 101 ब्राह्मण तो हम खिला देंगे, लेकिन मिलना तो चाहिए 101 ब्राह्मण इलाके में। फिर वो मिलते नहीं है तो दोबारा पुरोहित के पास जाता और कहता पंडित जी मिल नहीं रहे इतने ब्राह्मण, कहां से लाऊं? तो पुरोहित कहता है जजमान आप चिंता मत करो, ब्राह्मण हम बुला लेंगे, आप उनके किराए भाड़े और दक्षिणा की व्यवस्था कर देना। पिताजी की आत्मा को शांत करना है तो किराया भाड़ा दक्षिणा की व्यवस्था तो करना ही है। तो इस तरीके से लूटने का जो काम है, एक कमेरा वर्ग है और एक लुटेरा वर्ग है। जो इस देश का बहुजन है, जो इस देश का मूल निवासी है, SC ST OBC माइनॉरिटी का जो आदमी है, वो किसी को बेवकूफ बनाकर नहीं खाता, वो अपने खून और पसीने की कमाई खाता है, इसलिए वो कमेरा वर्ग है। और पंडित बेवकूफ बनाकर खाता है, इसलिए वो लुटेरा वर्ग। इसलिए ज्योतिबा फुले ने एक जगह लिखा कि जैसे बाल काटना नाई का धर्म नहीं है, धंधा है, वैसे कर्मकांड करना ब्राह्मण का धर्म नहीं है, धंधा। और ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणों का धंधा बंद कराने का प्लान बनाया और जागृत किया अपने लोगों को कि तुम अपना संस्कार खुद करो, क्यों पंडित के पास जाते हो? ब्राह्मण कोर्ट चले गए, अंग्रेजों के समय में ब्राह्मण कोर्ट चले गए और कहा ज्योतिबा फुले हमारे अधिकार पर अतिक्रमण कर रहे हैं, ये इनको अधिकार नहीं है, कर्मकांड कराने का अधिकार हमको भी होना चाहिए। ज्योतिबा फुले ने कोर्ट से केस जीता कि ये ब्राह्मणों का एकाधिकार नहीं है, हम लोग अपना संस्कार खुद ही करने का काम करेंगे। कोर्ट से केस जीतने का काम किया। और जब ब्राह्मणों को यह लगा अरे अब ज्योतिबा फुले तो बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोगों को कह रहे हैं तुम ही संस्कार करो, तो ये तो हमारे चंगुल से निकल जाएंगे, निकलने नहीं देना है। फिर क्या किया? 1875 में आर्य समाज बनाया दयानंद सरस्वती नाम के ब्राह्मण ने और कहा जाट जी अरे ले लो जनेऊ पहन लो, तुम भी क्षत्रिय बन जाओ, काहे के लिए टेंशन ले रहे हो? यादव जी तुम भी पहन लो जनेऊ, कश्यप जी तुम भी पहन लो जनेऊ। तो सबको जनेऊ पहनाने का काम आर्य समाज ने किया ताकि वो ब्राह्मणों के ही चंगुल में फंसे रहे, उसके बाहर निकलने का काम ना करे। ये ज्योतिबा फुले के आंदोलन की
प्रतिक्रिया थी। समस्या क्या है हमारे देश की? पढ़े लिखे लोग ये बात क्यों नहीं जानते? समस्या ये है हमारे देश की कि इस देश में एक तरफा इतिहास पढ़ाया जाता है। जो सिलेबस बनाने वाले लोग हैं वो ब्राह्मण लोग, और जब सिलेबस बनाने वाले लोग ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मणों की बातें तो पढ़ाते हैं, उनकी वाहवाही सिलेबस में पढ़ाते हैं। लेकिन हमारे पुरखे पूर्वजों ने जो देश में लड़ाई लड़ी वो बात तो सिलेबस में पढ़ाने का काम नहीं करते हैं। ज्योतिबा फूले ने इसलिए ब्राह्मणों को लिखा ये कलम कसाई है। क्या लिखा? कलम कसाई है। ये कसाई है, ये भी हत्या करते हैं, मगर ये कलम से ही बहुजनों की हत्या करते हैं, ये कलम कसाई। तो ज्योतिबा फूले ने कहा भट्ट जी तुम्हारे दुश्मन है क्योंकि ये बेवकूफ बनाकर तुमको खाते। दूसरा कहा सेठ जी तुम्हारे दुश्मन। तो मैं तो किसान परिवार में पैदा हुआ, जाट जी बैठे हुए हैं, तो क्या होता था जब धान की फसल आ जाए मान लो, या गेहूं की फसल आ जाए मान लो, होता क्या था? किसान बनिया के पास जाता है और बनिया को क्या कहता है? हमारी धान की फसल आ गई है, इसको खरीद लो। कितने रेट में खरीदे हो? तो बनिया क्या कहता है? अभी अगर तेल लेना चाहते हो तो 700 रुपए कुंटल ले लो। अगर 3 महीने बाद पैसा लेना चाहते हो तो 1000 रुपया कुंटल देंगे। अभी चाहते हो तो 700 रुपए कुंटल में तुम्हारा धान खरीद लेंगे। 3 महीने बाद चाहते हो तो 1000 रुपए कुंटल में तुम्हारा धान खरीद लेंगे। तो जिसको अर्जेंट पैसे की जरूरत होती है तो 700 में बेच देते। लेकिन ज्यादातर ये लोग सोचते हैं चलो 3 महीने बाद लेंगे तो 300 एक्स्ट्रा मिलेगा, 1000 रुपए। तो 1000 रुपए के चक्कर में बनिया को धान मुफ्त में दे देते हैं। 3 महीने बाद 1000 रुपए दे देंगे कुंटल के हिसाब से। फिर वो 3 महीने में धान की कीमत बढ़ गई। अब वो हो गई 3 महीने में 2000 रुपए कुंटल। बनिया ने मार्केट में बेचा उसको 2000 रुपए कुंटल, और फिर 3 महीने बाद किसान को दिया 1000 रुपए कुंटल के हिसाब से। बनिया को कितना फायदा हो गया? 1000 रुपए का। बनिया ने के पास खेत है, खेती किया उसने, धान लगाया उसमें, पानी डाला उसमें, उसकी जुताई किया, खाद डाला, धूप बरसात में गया, काटा उसको, बोया उसको, कुछ किया बनिया ने? कुछ नहीं किया। उसको कितना मिला? 1000 रुपए। और किसान ने लागत लगाया, दिन रात मेहनत किया, धूप गर्मी ठंडी बरसात में मेहनत किया, इसके बावजूद उसको कितना मिला? 1000 रुपए। फायदे में कौन गया? बगैर एक नया पैसे के बनिया ने 1000 रुपए का बिजनेस मुफ्त में कर लिया। तो बेवकूफ बना करके कर लिया। तो इसलिए ज्योतिबा फूले ने कहा तुम्हारे 2 दुश्मन हैं, एक सेठ जी तुम्हारे दुश्मन है और एक भट्ट जी तुम्हारे दुश्मन है। ये 2 दुश्मन। वो तब ही नहीं थे, आज भी हैं। आज देखो दिल्ली में आरएसएस की सरकार है, बीजेपी की सरकार है मैं नहीं मानता, आरएसएस की सरकार है। और आरएसएस किसके नियंत्रण में है? ब्राह्मणों के नियंत्रण में। तो एक ब्राह्मण, और फिर लूटने वाले कौन है? अडानी, अंबानी, बनिया। तो जब ज्योतिबा फूले ने कहा था तब भी ब्राह्मण और बनिया लूट रहे थे, वही दुश्मन थे। और आज की तारीख में जो 3 कानून आए किसानों की जमीन छीनने के लिए, वो आरएसएस के ब्राह्मणों ने बनाया बनियों के फायदे में, ताकि बनिया और ब्राह्मण मिलकर बंदर बांट कर सके, लूट सके। तो जो ज्योतिबा फूले उस समय कह रहे थे वही आज भी चल रहा है। कुछ अंतर नहीं है, केवल समझने का अंतर है, बाकी कुछ अंतर नहीं। लेकिन अब पिछड़े वर्ग के लोग ज्योतिबा फूले को जानेंगे तब तो जानेंगे कि उनके दुश्मन कौन है, उनके दोस्त कौन है। पिछड़े वर्ग के लोग छत्रपति साहू महाराज को जानेंगे तब तो जानेंगे कि उनके दुश्मन कौन, उनके दोस्त कौन है। पिछड़े वर्ग के लोग बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ेंगे तब तो समझेंगे कि उनका दोस्त दुश्मन कौन है। पेरियार को पढ़ेंगे तब तो समझेंगे। बड़ी हैरानी की बात है, इस देश में इतने बड़े बड़े पुरखों के बारे में हमारे लोग नहीं जानते। एक बार मैं बदायूं जिले में गया,
साहू महाराज की जयंती का कार्यक्रम था। एक पटेल जी हमको मिले और उन्होंने कहा कि पटेल जी आप तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, साहू महाराज के कार्यक्रम के लिए आप यहाँ आए भी हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि साहू महाराज को लोग जानते हैं? तो हमने कहा अनपढ़ लोग नहीं जानते होंगे, पढ़े लिखे लोग तो जानते हैं। तो उन्होंने कहा आप गलत सोच रहे हैं, पढ़े लिखे लोग ही नहीं जानते, अनपढ़ का तो सवाल ही नहीं। तो हमने कहा ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? कहे आप हमारे साथ चलो, अभी आपको भी पता चल जाएगा, आप भी हमारी बात मान लोगे। हमने कहा चलो। मैं उनके साथ गाड़ी में बैठा और घूमा तो उन्होंने बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों से हमारी मुलाकात कराई और वो इतना ही परिचय देते थे, साहू महाराज की जयंती है और पटेल जी आए हुए हैं, तो क्या आप जानते हैं साहू महाराज कौन थे? तो खुद ही पूछते थे ये कौन थे। तो जो आरक्षण का फायदा लेकर के आज अधिकारी कर्मचारी बन गए, तमाम पदों पर बैठ गए, उन्हें भी नहीं पता है आरक्षण सबसे पहले देश में किसने लागू किया, ये उन्हें भी नहीं पता। ऐसे एक बार अलीगढ़ में हम लोग ललई सिंह यादव की जयंती मना रहे हैं। एक प्रमुख जी के पास हमारे कार्यकर्ता गए और प्रमुख जी को कहने लगे कि प्रमुख जी हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लोग हैं, ललई सिंह यादव जी की जयंती मना रहे हैं, आप भी आइएगा उसमें। तो प्रमुख जी बहुत खुश हो गए और प्रमुख जी ने कहा आप लोग बैठिए, चाय पानी करके ही जाइएगा। तो हमारे लोगों ने सोचा कि प्रमुख जी बैठा रहे हैं, चाय पानी करने की बात कर रहे हैं और ललई सिंह यादव की जयंती हम लोग मना रहे हैं, इससे प्रमुख जी खुश भी हो रहे हैं, इसका मतलब प्रमुख जी मिशनरी आदमी हैं, जानकार आदमी हैं, ललई सिंह यादव के बारे में जानते हैं। तो हमारे लोगों ने सोचा कि पूछे प्रमुख जी से। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रमुख जी को पूछा, प्रमुख जी आप ललई सिंह यादव को जानते हैं? उन्होंने कहा जानते ही नहीं है, अभी 4-6 दिन पहले ललई सिंह यादव से मिलकर आए हैं। अब हमारे लोग परेशान हो गए, हमारे लोग परेशान हो गए कि यार प्रमुख जी कौन से ललई सिंह यादव से मिल लिए। तो ये हमारे लोगों ने कहा प्रमुख जी आप कौन से ललई सिंह यादव से मिल लिए, वो तो कब के चले गए, उनका महापरिनिर्वाण हो गया। बोले यार चले कहाँ गए, अभी तो हफ्ते भर पहले हम जौनपुर वाले मंत्री जी से मिल के आए हैं जो ललई सिंह यादव है। तो ऐसे ऐसे पिछड़े वर्ग में लोग हैं जो अपने पुरखों का इतिहास, पुरखों की विरासत, पुरखों की पूंजी नहीं जानते। आजादी के आंदोलन में तमाम लोगों ने लड़ाई लड़ी, तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों ने लड़ाई लड़ी, जानते हैं क्या? इतिहास में कोई उनका बहुत ज्यादा जिक्र नहीं है। तो पिछड़े वर्ग की जड़ को काट दिया गया, कलम कर दिया गया, काट दिया और ब्राह्मणों ने अपना लगा लिया। जड़ हमारा है, कहानी अपना लगा दिया, अब फल ब्राह्मणों का आ रहा है। पिछड़े वर्ग का जड़ है, कहानी अपना लगा दिया तो फल ब्राह्मणों का आ रहा है। ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को बताया तिलक तुम्हारे नेता, गांधी तुम्हारे नेता, नेहरू तुम्हारे नेता। हम जपते रहते तिलक गांधी नेहरू, अगर गांधी के विरोध में बोलो तो सबसे ज्यादा कौन विरोध करता? ओबीसी का आदमी। बनिया नहीं विरोध करता, गांधी जी बनिया थे, बनिया को विरोध करना चाहिए, मगर बनिया नहीं विरोध करता, ओबीसी का आदमी कहता गांधी जी के विरोध में बोलो। क्यों? क्योंकि उसको यही पढ़ाया गया है, यही रटाया गया है कि तुम्हारे नेता तो तिलक थे, तुम्हारे नेता तो नेहरू थे, तुम्हारे नेता तो गांधी थे। अब उसको ये नहीं पता है कि तिलक और छत्रपति साहू महाराज एक ही समय में थे, समकालीन थे। तिलक का पढ़ाया जाता है, साहू महाराज का क्यों नहीं पढ़ाया जाता? अगर दोनों का पढ़ाया जाता तो पिछड़े वर्ग के लोग तिलक को कभी नेता नहीं मानते, क्योंकि तिलक और छत्रपति साहू महाराज की कभी आपस में नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि तिलक ब्राह्मणों की वकालत करते थे और साहू महाराज बहुजनों की वकालत करते थे, तो बनती कैसे? दोनों की बनती ही नहीं। साहू महाराज के विचारों की आज की तारीख में क्या प्रासंगिकता है, ये सब्जेक्ट लगाया गया है इसमें। सबसे बड़ी बात तो ये है, जब साहू महाराज ने अपने राज्य का कार्यभार संभाला तो 90% ब्राह्मण और ऊंची जाति के लोग उनके प्रशासन पर काबिज थे। और आज भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय की रिपोर्ट है 79.2%, मतलब 80% क्लास 1 क्लास 2 की नौकरियों पर ब्राह्मण और ऊंची जाति के लोगों का कब्जा है। तो इसका मतलब साहू महाराज के समय में भी उनके राज्य में कब्जा था और आज पूरे देश पर कब्जा है।
तो प्रासंगिकता तो है विचारों की। और जब साहू महाराज ने देखा कब्जा है, उन्होंने 50% आरक्षण 26 जुलाई 1902 को अपने राज्य में लागू कर दिया। आज आरक्षण के नाम पर इतनी प्रतिक्रिया हो रही है, तो जब साहू महाराज ने लागू किया तो कितनी प्रतिक्रिया हुई हो। एक अभ्यंकर नाम के वकील थे ब्राह्मण, वो साहू महाराज के पास गए और कहा, महाराज आपने बड़ा अनर्थ कर दिया है, बड़ा गलत काम कर दिया है, आपने इन लोगों को आरक्षण दे दिया है, इससे आपके राज्य का सर्वनाश हो जाए। साहू महाराज ने उनको समझाने के लिए अपने नौकरों को कहा कि एक जगह चने का ढेर लगाओ, सारे घोड़ों को खोल दो। एक जगह चने का ढेर लगाया गया, सारे घोड़ों को खोल दिया गया। जो मजबूत घोड़े थे वो सबसे आगे डट कर चने खा रहे, जो थोड़ा कमजोर घोड़े थे वो मौका देखते थे, मुंह में जितना आता था झपट्टा लगाकर लेते थे, पीछे खड़े होकर खाते थे। और जो बिल्कुल निरीह और कमजोर टाइप के घोड़े थे वो पीछे टकटकी लगाकर देख रहे थे। उनकी औकात नहीं हो रही थी कि उस चने के ढेर से अपने हिस्से का चना वो ले लें, उनकी ये हिम्मत नहीं हो रही थी। तो उन ब्राह्मण वकील ने साहू महाराज को कहा, महाराज ये क्या हो रहा है, इससे तो अनपढ़ घोड़े, इससे तो कमजोर घोड़े खाए बगैर ही मर जाए। तो साहू महाराज ने कहा, मैं तो हर घोड़े को अलग अलग ही खिलाता हूं, उनके हिस्से का चना उनको खिलाता हूं, लेकिन आपको ये बात समझ में आए इसलिए मुझे ये प्रयोग करना पड़ा। जैसे मजबूत घोड़े कमजोर घोड़ों को नहीं खाने दे रहे हैं, वैसे मजबूत लोग भी कमजोरों को नहीं आने दे रहे हैं, इसलिए हमने 50% आरक्षण अपने राज्य में लागू किया। तो वकील तो चले गए। साहू महाराज के राज्य के कर्मचारी ही साहू महाराज को मिले और साहू महाराज को कहा, महाराज बड़ा गलत आपने कर दिया। बोले क्या हो रहा है? कहा, ये जो आरक्षण से आपने भर दिया है पदों को, जो लोग आए हैं उनके अंदर कोई योग्यता ही नहीं। जैसे आज ब्राह्मण क्या प्रचार करते हैं, अरे वो फला डॉक्टर आरक्षण से आया है, उससे ऑपरेशन करवाओगे तो कैंची पेट में छोड़ देगा, उससे ऑपरेशन मत करवाना, आरक्षण से आया। हमारा आदमी सोचता है यार खतरा हो सकता है, उसके पास नहीं जाना, क्योंकि संख्या हमारी है। अगर हमारा आदमी हमारे आदमी के पास जाएगा तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी, इसलिए वो हमारे खिलाफ हमारे ही लोगों में प्रचार करते रहते और हमारा आदमी मान लेता है। तो साहू महाराज के राज्य के कर्मचारी साहू महाराज के पास आए और कहे, इससे तो अयोग्य लोग आ गए हैं आपके प्रशासन में। साहू महाराज ने सोचा इनको इनकी ही भाषा में जवाब दिया जाए, क्योंकि वो राजा थे तो वो अपनी भाषा में जवाब देते थे, वो प्रैक्टिकल जवाब देते थे। तो साहू महाराज ने उन कर्मचारियों को कहा, अच्छा उनको नहीं आता? बोले नहीं आता, योग्य नहीं है। नहीं है, नहीं है। अच्छा ऐसा करो, तुमको इतना दिन का समय देते, इतने दिन के अंदर तुम उनको योग्य बना दो। तुम योग्य हो ना, जब तुम योग्य हो तो इतने समय के अंदर उनको योग्य बना दो, और अगर योग्य नहीं बना पाओगे तो हम ऐसा मान लेंगे कि तुम ही योग्य नहीं हो, तुम्हारे अंदर ही योग्यता नहीं है और पहले तुम्हें नौकरी से निकाल दिया। पंडित लोगों ने सोचा ये तो खतरा अपने ऊपर आ गया है। अगर दोबारा छत्रपति साहू महाराज के पास गए और कहा, महाराज ये लोग सीख नहीं पा रहे हैं, हम तो पूरा सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, योग्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो महाराज क्या कहेंगे, जब तुम इनको योग्य नहीं बना पा रहे हो तो इसका मतलब तुम लोग ही योग्य नहीं हो, इसलिए तुमको नौकरी से निकालते हैं। तो इसलिए ब्राह्मणों ने महाराज को कहा, महाराज सब लोग योग्य हो गए, अभी कोई अयोग्य नहीं रहा। तो छत्रपति साहू महाराज अपने तरीके से जवाब देते थे ब्राह्मण। साहू महाराज के राज्य में जब पूरे देश में छुआछूत था तो उनका राज्य भी, तो कोल्हापुर राज्य भी देश के अंदर ही था, तो वहां भी छुआछूत था। तो छत्रपति साहू महाराज ने गंगाधर कामले को बुलाया, अपने पास बुलाया और कहा, ये पैसे ले लो। बोले क्या करें महाराज? कहा इसका होटल खोल दो। कहा महाराज घड़ा छू देता हूं, कुएं से पानी निकाल लेता हूं तो मुझे लोग पीट देते हैं, और ये आप होटल खोलने के लिए कह रहे हैं, तो मेरे होटल पर कौन आएगा? महाराज ने कहा उसकी चिंता मत करो,
तो क्या किया, कहा तुम होटल खोलो। काम्बले ने होटल खोला और साहू महाराज काम्बले के होटल पर जाकर बैठ जाते। और जब साहू महाराज काम्बले के होटल पर जाकर बैठ जाते थे, अब जिनको साहू महाराज से मिलना वो कहाँ जाएंगे, जो महाराज काम्बले के होटल पर हैं, तो जिनको महाराज से मिलना है वो भी तो काम्बले के होटल पर आएगा। तो काम्बले के होटल पर आते थे लोग, तो साहू महाराज काम्बले को ऑर्डर करते थे, काम्बले सबको चाय पिलाते। अब महाराज आदेश कर रहे हैं, काम्बले चाय पिला रहा है तो पिएगा कौन नहीं हो, किसकी औकात में नहीं पिएगा। छत्रपति साहू महाराज ने अपने राज्य में सबसे पहले छुआछूत के विरोध में कानून बनाया। जाति तोड़कर शादी करने के लिए अंतर जातीय विवाह को मान्यता दिया। बहुत सारे काम छत्रपति साहू महाराज ने अपने काम समय में किए। बहुत सारे राजा थे देश भर में, बहुत सारी रियासतें थी। साहू महाराज की कोल्हापुर रियासत कोई बहुत बड़ी रियासत नहीं थी, लेकिन जितनी बड़ी थी उससे ज्यादा क्रांतिकारी काम छत्रपति साहू महाराज ने अपने राज्य में करने का बहुत सारा काम किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की पढ़ाई जब पैसे की वजह से रुक रही थी, तो छत्रपति साहू महाराज ने बाबा साहब अंबेडकर को कहा, आप पढ़ाई पूरी करो, हम आपकी मदद करेंगे। आमतौर पर लोग राजा के पास मदद मांगने के लिए जाते हैं, राजा मदद देने के लिए नहीं जाता किसी के पास। लेकिन साहू महाराज बाबा साहब के पास गए, कहा आप करो, हम करेंगे। और जब बाबा साहब विदेश में पढ़ रहे थे, पैसा खत्म हो गया, तो उन्होंने संकोच करते हुए साहू महाराज को लेटर लिखा कि अगर 200 पाउंड आप और भेज देते तो हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी और हम वापस आकर के आपका पैसा वापस कर देंगे। साहू महाराज ने उनको पैसा भेजा, मगर वापस करने के लिए नहीं लिखा, बल्कि ये लिखा कि अगर और भी जरूरत पड़े तो रमाबाई जी को कहिएगा, वो किसी से हमको संदेश भेज देंगी। तो छत्रपति साहू महाराज बाबा साहब अंबेडकर की मदद क्यों करना चाहते थे? क्योंकि साहू महाराज खुद विदेश में पढ़े थे, इसलिए साहू महाराज को पता था कि विदेश में पढ़ने का वैल्यू क्या है। और वो विदेश में बाबा साहब अंबेडकर को क्यों पढ़ाना चाहते थे? नौकरी करवाने के लिए नहीं पढ़ाना चाहते थे, लीडर बनाने के लिए पढ़ाना चाहते थे। क्योंकि जो लड़ाई 1848 में ज्योतिबा फूले ने शुरू किया, सेठ जी भट्ट जी बनाम शूद्र और अति शूद्र, ज्योतिबा फूले ने उस लड़ाई का क्या नाम दिया? सेठ जी भट्ट जी बनाम शूद्र और अति शूद्र। सेठ जी मतलब बनिया, भट्ट जी मतलब ब्राह्मण, शूद्र मतलब ओबीसी, अति शूद्र मतलब शेड्यूल कास्ट। ज्योतिबा फूले ने जो लिखा अपने साहित्य में, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनका छुआ बराबर खाता है वो शूद्र, और जिनका छुआ नहीं खाता है वो अछूत। तो जो अछूत है वो शूद्रों से ही अलग हुए किए गए हैं, वो अति शूद्र हैं, और ओबीसी के लोग शूद्र। तो इसलिए उन्होंने उस लड़ाई का नाम दिया सेठ जी भट्ट जी बनाम शूद्र और अति शूद्र की जो लड़ाई 1848 में ज्योतिबा फूले ने शुरू किया। छत्रपति साहू महाराज उस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे थे और वो समझ रहे थे कि इस लड़ाई के लिए योग्य लीडरशिप की जरूरत है। तो इसलिए बाबा साहब अंबेडकर को योग्य लीडर बनाने के लिए छत्रपति साहू महाराज बाबा साहब अंबेडकर की मदद कर रहे थे। उनकी जाति बिरादरी के नहीं थे। आज हम लोग कैसे सोचते हैं, महापुरुष हमारी ही बिरादरी का होना चाहिए। हर बिरादरी वाले अपनी अपनी जाति का महापुरुष खोजते नहीं खोजते। अरे महापुरुष किसी जाति का होता है क्या? जो देश के लिए काम करता है, समाज के लिए काम करता है, वो महापुरुष होता है। एक जाति के लिए काम करने वाला आदमी कभी महापुरुष नहीं होता। एक भी महापुरुष का नाम बता दो जो एक जाति के लिए काम किया और महापुरुष हो गया। जो समाज के लिए काम करता है, देश के लिए काम करता है, वो महापुरुष होता है। लेकिन आज हमको गलत आदत लग गई है कि जिस जाति में महापुरुष पैदा हुआ वो उसकी समस्या है ना। जैसे बाबा साहब ने कहा, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है। बाबा साहब ने कहा वैसे ही कोई महापुरुष के बस में ये नहीं होता कि कौन सी जाति में पैदा हो।
चूंकि पूरा समाज जातियों में बटा है, तो किसी न किसी इंसान के घर में पैदा होता है, उसके ऊपर जाति का ठप्पा लग जाता है। लेकिन वो तो जाति खत्म करने के लिए जीवन भर काम किया। ज्योतिबा फूले ने, साहू महाराज ने, बाबा साहब ने जातियों को खत्म करने के लिए जीवन भर काम किया। इसलिए तो बाबा साहब ने लिखा एलिमिनेशन ऑफ कास्ट। जाति का उच्छेद कैसे होगा, जाति खत्म कैसे होगी, उसके लिए किताब लिखा बाबा साहब अम्बेडकर। तो लेकिन आज हमारी समस्या क्या है, हर महापुरुष को जाति जाति में बांट दिया, लेकिन महापुरुष जाति की नहीं सोचते थे। अगर जाति की सोचते तो छत्रपति साहू महाराज ओबीसी थे, बाबा साहब अम्बेडकर शेड्यूल कास्ट थे, क्यों पटती लोगों की, क्यों मदद करते उनकी? लेकिन वो जाति नहीं सोच रहे थे, वो ये सोच रहे थे ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत इस देश का मूल निवासी अधिकार वंचित किया गया है, गुलाम बनाया गया है, ब्राह्मणों से मुकाबला करके उसे आजाद करना है, उसके लिए योग्य लीडरशिप की जरूरत है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ाने का काम कर रहे थे। और ये बात साहू महाराज ने खुद ही कहा मानगांव परिषद में, और कहा आप सभी को आपका नेता, आपका मसीहा डॉक्टर अम्बेडकर के रूप में मिल गया है। फिर साहू महाराज ने आगे कहा, मेरा अंतर्मन कहता है आने वाले समय में डॉक्टर अम्बेडकर पूरे देश के नेता हैं। छत्रपति साहू महाराज कह रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर पूरे देश के नेता होंगे, और आज ओबीसी के लोग क्या कहते हैं, नहीं अम्बेडकर जाटों के नेता हैं। जानकारी नहीं है इसलिए कहते हैं, अगर जानकारी हो जाए तो नहीं कहेंगे। ये जानकारी देने का ही तो काम हम कर रहे हैं। ब्राह्मणों ने जो जानकारी ओबीसी के लोगों को नहीं दिया, वो जानकारी देने का काम हम कर रहे हैं। ब्राह्मणों ने ओबीसी के लोगों को जानकारी देने का काम क्यों नहीं किया? क्योंकि ब्राह्मणों ने सोचा ये जो अम्बेडकर नाम का खतरा है, इससे गांधी जी नहीं लड़ पाए, इससे नेहरू जी नहीं लड़ पाए, तो हम कैसे लड़ लेंगे? जब गांधी, नेहरू, अम्बेडकर नाम के खतरे को नहीं टाल पाए, नहीं लड़ पाए, तो हम कैसे लड़ लेंगे? इसलिए इससे लड़ा नहीं जा सकता, संकुचित करने का प्लान बनाना पड़ेगा। इसलिए ब्राह्मणों ने प्लान बनाकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने इस देश के हर व्यक्ति के लिए काम किया, और खास तौर से इस देश का जो मूल निवासी बहुजन समाज है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, उनके हक अधिकार के लिए संविधान में लिखने का काम किया। उनको शेड्यूल कास्ट तक सीमित करने का काम किया गया, प्लान बना करके किया गया। क्योंकि उनको पता है जिस दिन अम्बेडकर को पिछड़े वर्ग के लोग समझ जाएंगे, खतरा ही खतरा है। क्योंकि जब अम्बेडकर को, फूले को, साहू को समझ जाएंगे तो ब्राह्मणों के पिछड़कू बनेंगे ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। और जब तक पिछड़ा वर्ग ब्राह्मणों का पिछड़कू नहीं बनेगा, तब तक 3.5% का ब्राह्मण राज कैसे करे? 3.5% का ब्राह्मण राज कर रहा है, तो उसके पीछे का कारण है कि पिछड़े वर्ग के लोग ब्राह्मणों के पिछड़कू बने हुए हैं, इसलिए राज करा। पिछड़ा वर्ग दोनों चीज के लिए जिम्मेदार। देश में क्रांति होगी तो भी पिछड़ा वर्ग जिम्मेदार है, और देश में प्रतिक्रांति होगी तो भी पिछड़ा वर्ग जिम्मेदार है। दोनों बात के लिए पिछड़ा वर्ग जिम्मेदार है। अगर पिछड़ा वर्ग अपने पुरखों का इतिहास, विरासत को आगे नहीं बढ़ाएगा, ब्राह्मणों का समर्थन करेगा, तो देश में प्रतिक्रांति होगी और इस देश का मूल निवासी बहुजन समाज गुलाम होगा। और अगर पिछड़ा वर्ग अपने महापुरुषों की विचारधारा को जानेगा, समझेगा, उनके रास्ते पर चलेगा, तो देश में क्रांति होगी और इस देश का मूल निवासी बहुजन समाज देश का शासक वर्ग बनेगा। इतना बड़ा मामला पिछड़े वर्ग का है। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से हमने ये काम अपने जिम्मे लिया हुआ है कि पिछड़े वर्ग के हर घर में ज्योतिबा फूले को, साहू महाराज को, बाबा साहब को, पेरियार को पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि जब ये पहुंचेंगे तो दोस्त अलग हो जाएगा और दुश्मन अलग हो जाएगा। अभी तो समस्या है, जो दोस्त है उनको दुश्मन मान लिया, जो दुश्मन है उनको दोस्त मान लिया है। अरे दुश्मन को दोस्त मान लोगे तो विश्वासघात करेंगे, और दोस्त को दुश्मन मान लोगे तो कमजोर हो जाओगे। दोनों स्थिति में नुकसान होगा। तो वही होगा। ये बात पिछड़े वर्ग के लोगों को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा।
और जब साहू महाराज ने कहा कि आपको मेरा अंतर्मन कहता डॉक्टर अंबेडकर पूरे देश के नेता होंगे, तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा अगर छत्रपति साहू महाराज नहीं होते तो डॉक्टर अंबेडकर भी नहीं होते। इतना लगाव, इतना प्रेम दोनों लोगों में था। मतलब ओबीसी और एससी के लोग मिलकर लड़ाई लड़ने का काम कर रहे थे। ज्योतिबा फूले को बाबा साहब अंबेडकर ने कहा ज्योतिबा फूले हमारे गुरु। ज्योतिबा फूले बाबा साहब अंबेडकर की जाति बिरादरी के नहीं थे, लेकिन जाति बिरादरी का मामला नहीं है। जाति बिरादरी तो ब्राह्मणों ने बनाई हमको विभाजित करने के लिए। जाति बिरादरी का मामला नहीं है। मामला ये है इस देश का जो असल बासिंदा है, असल मूल निवासी है, उसको बाहर से आकर के लोगों ने गुलाम बना करके रखा हुआ है। उनसे आजादी चाहिए, ये असल मामला है। इसके लिए ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू महाराज, बाबा साहब अंबेडकर लड़ रहे हैं। छत्रपति साहू महाराज और बाबा साहब मिलकर पार्टी बनाना चाहते थे। ये बात चिट्ठी लेकर के अंग्रेजों को छत्रपति साहू महाराज ने बताया और कहा हम और डॉक्टर अंबेडकर मिलकर पार्टी बनाना चाहते। मगर ये बात भारत के ब्राह्मणों को पता नहीं चलनी चाहिए। साहू महाराज बहुत अलर्ट थे, क्योंकि साहू महाराज की डायरेक्ट दुश्मनी तिलक से रहती थी। कई बार साहू महाराज की हत्या की कोशिश हुई तो साहू महाराज बहुत ज्यादा अलर्ट रहते थे। जब साउथ बोरो कमीशन आया, भास्कर राव जाधव ने साहू महाराज के कहने पर ओबीसी के लिए विधिमंडल में आरक्षण मांगा। विधिमंडल का मतलब संसद, विधि मतलब कानून, मंडल मतलब जो लोग मिलकर कानून बनाते हैं, तो वो संसद। तो संसद में आरक्षण जब मांगा ओबीसी के लिए भास्कर राव जाधव, शेड्यूल कास्ट के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने, तिलक उस समय कांग्रेस के नेता थे, तो तिलक ने जो साहू महाराज का कोल्हापुर राज्य था उसके बॉर्डर पर जो अथनी नाम का ग्राम था, उसमें तिलक ने भाषण किया। क्या भाषण किया? तेली को संसद में जाकर क्या तेल निकालना, कुर्मी को संसद में जाकर क्या हल चलाना, दर्जी को संसद में जाकर क्या कपड़े सिलने, तेली, तमोली और कुरमटो को संसद में जाकर क्या करना है। संसद कोई भूमि है जहां तेली तेल निकालेगा, कुर्मी हल चलाएगा, दर्जी कपड़े सिलेगा? किसने कहा? जिसके बारे में ये पढ़ाया जाता है कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, आधा पढ़ाया जाता है। और हम लोग छाती पीटते रहते हैं, तिलक हमारी स्वराज्य के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि आधा पढ़ाया जाता है। अगर पूरा पढ़ा दिया जाए कि तिलक ने कहा स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहे हैं, और ये भी पढ़ाया जाए कि तेली, तमोली और कुनभटों को संसद में जाकर क्या हल चलाना है, अगर ये दोनों बात पढ़ा दिया जाए तो पढ़ने वाले को समझ में आ जाएगा कि तिलक के स्वराज्य में हम लोग बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट माइनॉरिटी के लोग शामिल नहीं थे। तिलक ब्राह्मणों के स्वराज्य की लड़ाई लड़ रहे थे। ये बात सबको समझ में आ जाएगी, इसलिए आधा पढ़ाया जाता। तो साहू महाराज और तिलक की कभी बनती नहीं थी, इसलिए अंग्रेजों को उन्होंने लेटर लिखा कि ये बात भारत के ब्राह्मणों को नहीं पता चलनी चाहिए, मगर ब्राह्मणों को पता चल गई। और पता चल गई तो 6 मई 1922 को छत्रपति साहू महाराज की हत्या हो गई। अंग्रेजों ने रिपोर्ट दिया कि छत्रपति साहू महाराज की जो मौत है वो स्वाभाविक नहीं है, मतलब षड्यंत्र के तहत मौत हुई, मतलब हत्या हो। साहू महाराज बाबा साहब अंबेडकर मिलकर पार्टी बनाना चाहते थे, मतलब बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के लोग एकजुट होकर पार्टी बनाना चाहते थे, तो कांग्रेस का विकल्प खड़ा हुआ। और कांग्रेस में पिछड़े वर्ग के लोग जाते नहीं, क्योंकि साहू महाराज जैसा बड़ा आदमी उस पार्टी में अगर होता तो पिछड़े वर्ग के लोग कांग्रेस में क्यों जाते नहीं। साहू महाराज की हत्या होने की वजह से बाबा साहब अंबेडकर अकेले पड़ गए। 1922 में साहू महाराज की हत्या हुई। अगर 10 साल साहू महाराज और जीवित होते तो आज ये लड़ाई हम लोगों को लड़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि 1922 के 10 साल बाद 1932 आता है, और 1932 के गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब अंबेडकर लंदन गए।
लेकिन उस गोलमेज सम्मेलन में गांधी और कांग्रेस का मुकाबला करने के लिए अकेले बाबा साहब अम्बेडकर लड़ रहे। और जब बाबा साहब अम्बेडकर लंदन गए तो गांधी जी ने अंग्रेजों को कहा लंदन में, डॉक्टर अम्बेडकर भारत के प्रतिनिधि नहीं है, मैं अकेला मोहनदास करमचंद गांधी ही समस्त भारतीयों का प्रतिनिधि हूं। बाबा साहब अम्बेडकर के समर्थन में पूरे देश से हजारों खून से लिखे हुए लेटर गए कि हमारे नेता गांधी जी नहीं है, डॉक्टर अम्बेडकर हैं। तब जाकर डॉक्टर अम्बेडकर को शेड्यूल कास्ट के नेता के तौर पर गोलमेज सम्मेलन में बोलने की मान्यता मिली। पिछड़े वर्ग के लोगों को इतिहास पता नहीं है, इसलिए ब्राह्मण हमारे लोगों को भड़का लेता है और क्या कहता है, अरे जब तक अम्बेडकर लिख ही रहे थे तो जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए लिखा वैसे तुम्हारे लिए भी कलम चला देते तो क्या बुरा हो जाता। हमारा ओबीसी का आदमी क्या सोचता है? बात तो सही कह रहे हैं पंडित जी, जब अम्बेडकर लिख ही रहे थे शेड्यूल कास्ट के लिए लिखा तो हमारे लिए भी वैसे ही लिख देते, हमको आज तक क्यों लड़ने की जरूरत पड़ती। उनको पता नहीं है कि देश की परिस्थितियां क्या थी और किस तरीके से कांग्रेस और ब्राह्मणों ने बाबा साहब अम्बेडकर को रोकने का काम किया। फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर जैसे विद्वान आदमी थे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा अधिकार देने में वो कामयाब हो गए। और सबसे बड़ा अधिकार, सबको वोट देने का अधिकार दिलाने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। गांधी जी तो चाहते थे जो पढ़ा लिखा आदमी, इनकम टैक्स देने वाला आदमी है, उसी को वोट का अधिकार होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन में लड़ गए गांधी से और कहा सबको वोट का अधिकार होना चाहिए। गांधी जी ने कहा सब कैसे वोट डालेंगे, जो पढ़े लिखे नहीं वो कैसे वोट डालेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा हमारे लोग मेहनत का लोग हैं, मेहनत करते हैं, जिस चीज का उपयोग करते हैं कुदाल फावड़ा हल बैल, अगर गांधी जी उन चीजों को ही चुनाव चिन्ह बना दिया जाए तो उन चुनाव चिन्ह देखकर हमारे लोग वोट डाल सकते हैं। इसलिए भारत में चुनाव चिन्ह है, अमेरिका में चुनाव चिन्ह नहीं होता है। ये बाबा साहब की लड़ाई की वजह से सबको वोट देने का अधिकार मिला, चाहे अनपढ़ हो, चाहे कम पढ़ा लिखा हो, चाहे लूला हो, लंगड़ा हो, जैसा भी हो, अपाहिज हो, विकलांग हो, जो भी हो, अंधा हो, बहरा हो, जैसा भी हो, कोई ये नहीं रखा, केवल वयस्क आदमी होना चाहिए, बस इतना ही होना चाहिए, सबको वोट डालने का अधिकार दिया। आज जो ओबीसी के इतने लोग पंचायत के चुनाव से लेकर और पार्लियामेंट तक कई राज्यों के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, एक दो बैकवर्ड के लोग प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए, ये सारा का सारा जो हुआ उसकी जड़ में ये वयस्क मताधिकार है और वयस्क मताधिकार की जड़ में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं, गोलमेज सम्मेलन से लड़ाई जीती। ये बात पिछड़े वर्ग के लोगों को पता नहीं है, इसलिए उनको पंडित भड़का देता है। अम्बेडकर ने क्या किया तुम्हारे? अरे अम्बेडकर ने जो किया इस देश के लिए वो कोई नहीं किया। लेकिन ये बात बताएगा कौन? ये जो अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं वो भी तो अपने मोहल्ले तक सीमित है, वो भी तो नहीं बताते ना दूसरों को। बताएगा कौन? इस बात को बताना पड़ेगा, इस बात का प्रचार करना पड़ेगा, क्या किया और किन परिस्थितियों में किया। जब गांधी जी विरोध कर रहे थे उन परिस्थितियों में लड़ाई जीत लिया गोलमेज सम्मेलन में, तर्क के आधार पर गांधी जी हार गए। और चूंकि अंग्रेज जज थे, जब तर्क के आधार पर गांधी जी हार गए तो अम्बेडकर की बात को मान लिया अंग्रेजों ने और वैश्य मताधिकार दे दिए, जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व का अधिकार दे दिए, 2 बार वोट का अधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिए। गांधी जी को लगा कि अंग्रेज तो जो जीतेगा बहस में उसकी ही सुनेंगे, इसलिए यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। वहां से चुपचाप गांधी जी इंडिया आए और इंडिया में आकर आमरण अनशन पर बैठ गए और बाबा साहब अम्बेडकर को मजबूर किया पूना पैक्ट करने के लिए। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ और पूना पैक्ट के तहत जो सेपरेट इलेक्टेड शेड्यूल कास्ट के लिए बाबा साहब लेकर आए थे और 2 बार वोट देने का अधिकार जो लेकर आए थे उसको गांधी जी ने छीन लिया। अगर छत्रपति साहू महाराज होते 32 तक तो ऐसा नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता? साहू महाराज खुद ही गोलमेज सम्मेलन में होते, और जब साहू महाराज खुद ही गोलमेज सम्मेलन में होते
तो पिछड़े वर्ग के लोग गांधी जी के झांसे में नहीं फंसे होते, क्योंकि एक राष्ट्रवाद गांधी नेहरू का था, जिसका खामियाजा पिछड़े वर्ग के लोग 75 साल से भुगत रहे हैं। गांधी नेहरू ने जो राष्ट्रवाद का झांसा दिया, कहा अंबेडकर तो जाति की लड़ाई लड़ रहे हैं, गांधी जी तो देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ओबीसी के लोग इस देश के मूल निवासी हैं, तो उनको देश का जब नाम आता बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार होता। उन्होंने कहा छोड़ो यार आरक्षण की लड़ाई, छोड़ो ये सब तो बाद में भी देख लेंगे, पहले देश आजाद करना जरूरी है। तो गांधी